हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, दिस इज दिवाकर मौर्य। हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिसमें हम एक लेक्चर अभी तक कर चुके हैं और आज करने वाले हैं उसका कुछ नया। हमने लास्ट लेक्चर में जी क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि बैंक्स हैं क्या, इन कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं, सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, कॉमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से बैंक्स आते हैं, अलग अलग तरीके देखे थे, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक है, फॉरेन बैंक है, प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, आरआरबीज है, इस तरह के बहुत सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं। और सेंट्रल बैंक बेचारा एक, लेकिन ये बेचारा क्या है? ये इन सभी का फादर है, ये इन सभी का फादर है जो इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने की बात करता है ना, और इसके ऊपर किसी की भी नहीं चलती। तो इसी से रिलेटेड कुछ अब नया पढ़ने वाले हैं जो इसके फर्दर अभी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ लगे बेल आइकन को भी दबाना। और ग्रुप है एक अपना टेलीग्राम पर, इसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से। इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। लेक्चर सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। देखो लाइक आपके आसपास अगर आप थोड़ा ध्यान देखो, आपके आसपास थोड़े से केवीएस स्कूल हैं, डीएवी स्कूल हैं, या अदर फर्दर कोई भी स्कूल हैं। इन स्कूल्स के ऊपर सीबीएसई है, सीबीएसई है, हरियाणा बोर्ड है, ठीक है, यूपी बोर्ड हो गया, केरल बोर्ड हो गया, ठीक है, राजस्थान बोर्ड हो गया, ठीक है, कर्नाटका बोर्ड हो गया। ये क्या है? ये रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स। अब ये रेगुलेटर्स का काम क्या? इन रेगुलेटर्स का काम है कि इन स्कूल्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कराना, कुछ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड कराना, ताकि ये स्कूल्स कोई भी गलत काम ना करें और अच्छे से काम करके देश में डेवलपमेंट कर सकें, लोगों बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। तो इसी तरह से बैंक्स के ऊपर भी ना कुछ रेगुलेटर्स बनाए गए हैं, कुछ रेगुलेटर्स हैं, कुछ उनके लिए बॉडीज हैं, ताकि बैंकिंग स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छा कर सके। क्या कर सके? अच्छा कर सके, ठीक है। तो सबसे पहली बॉडी कौन सी है जो बैंकिंग से रिलेटेड करते हैं इंडिया में? तो सबसे पहले है आरबीआई। आरबीआई कौन है? फादर है। आरबीआई कौन है? फादर है। फादर मतलब कि इन सभी के ऊपर बैठता है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे ये देता है, जितने भी बैंक्स है वो इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसके अंडर में रह के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो भी बैंक्स हैं उनके ऊपर लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई के ऊपर लगता है आरबीआई एक्ट 1934, है ना। अच्छा, यहां पे ना मान लो गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है जी मेरी बात सुनो, आपने ऐसे से काम करो। गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर होगा ना, कहेगा ओ बात सुन निकल यहां से। क्या कहेगा? ओ बात सुन निकल यहां से, तू नहीं बोल सकता। क्यों? गवर्नमेंट कहेगी क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं गवर्नमेंट हूं, इंडिया की गवर्नमेंट। तो जाना होगा गवर्नमेंट, लेकिन मैं तेरे अकॉर्डिंग नहीं काम करूंगा, मैं करूंगा काम किसके? 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। और ज्यादा चूपे करी ना फिर बता दूंगा। तो आरबीआई किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग काम करेगा। इससे रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो हम पढ़ेंगे आरबीआई वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो आरबीआई से रिलेटेड सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले, इसके मेंबर्स कितने हैं, ये काम कैसे करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो बस इतना याद रखना यहां पर कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग एक बॉडी लेकर चलते हैं। एक बॉडी है जिसका नाम है क्या? आरबीआई, जो कि बैंकिंग में मेन रेगुलेटर है। क्या है? मेन रेगुलेटर, ठीक है जी, समझ गए? ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लेना। उसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सा है? आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अब इन्होंने ना एक संगठन टाइप बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया जो आपको या ये कह लो बैंक्स को क्या प्रोवाइड करेगा? रूल्स, थोड़ी सी एडवाइस प्रोवाइड कराएगा, थोड़ी सी एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि आपको काम कैसे कैसे करना है। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन आईबीए, बस 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी चीजें। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है जो कि 1969 में बना था, 1969 में बना था, ठीक है। सॉरी 46 में, सॉरी 1946 में बना था, 1969 में ये बना था, ठीक है, ठीक है। तो 1946 में बना था, आईबीए 1946 में बना था। इसका काम क्या था? इसका काम था टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराना या लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराना। दो एडवाइस प्रोवाइड कराने का काम था, टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराना और लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराना। अच्छा, इसमें कहता क्या था? इसमें कहता था कि जो बैंक्स है ना, उनका बैंकिंग का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उनके बैंकिंग का
प्रोसीजर क्या होना चाहिए, और दूसरा कहता था कि आप जो अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं ना वो किस हिसाब से करनी चाहिए। ये भी सारी की सारी एडवाइस कौन देता था, आईबीए देता था या आईबीए देता है। ठीक है, तो आईबीए की फुल फॉर्म क्या है, आईबीए की फुल फॉर्म है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। आया कब, 1946 में आया। और इसका काम क्या था सर, इसका काम सिर्फ इतना सा था कि ये बैंकिंग के प्रोसीजर्स हैं या जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बैंक्स उनको एडवाइस देने का काम करता था। और एडवाइस थी दो तरीके से, एक तो थी टेक्निकल एडवाइस और दूसरी थी लीगल एडवाइस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड है एनआईबीएम। एनआईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। तो बैंक की मैनेजमेंट के लिए दो तरह के इंस्टीट्यूट बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। इसे कहते हैं थिंक टैंक। अब थिंक टैंक का मतलब क्या, सोचने वाला तोप, सोचने वाला तोप। अच्छा, तोप से याद आया, इंदिरा गांधी का नाम याद है, इंदिरा गांधी है ना। इंदिरा गांधी की सरकार थी 1969 के टाइम पे। तो 1969 के टाइम पे ना इन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। सभी ने नाम सुने, प्लानिंग कमीशन था इसका नाम, इस कमीशन का नाम, जिसे काम दिया गया था कि ये जितने भी प्लानिंग्स करने का काम है ना वो सारे के सारे यही वाली कमीशन करेगी। जितने प्लान्स बनाने हैं वो सारे के सारे ये कमीशन करेगी। ठीक है, तो चलती गई दौर जाता गया। फिर आई उसके बाद किसकी, मोदी गवर्नमेंट, या ये कह लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, ये आई, इन्होंने कहा कि जी ये खत्म करो। इन्होंने नाम चेंज किए, बहुत सारे नाम चेंज किए। इन्होंने कहा कि ये प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके हम रखते हैं कुछ नया, और इन्होंने नाम रखा नीति आयोग। क्या नाम रखा, नीति आयोग। तो कुल मिला के बात ये है कि है तो वही, बस इंग्लिश में था प्लानिंग कमीशन और हिंदी में नाम हो गया नीति आयोग, बस। तो एनआईबीएम का काम क्या है, कुल मिला के एनआईबीएम का सर काम ये है, पहली बात तो ये है कि जी इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट है, और इसका काम ये है कि जितने भी प्लान्स बनाने हैं वो सारे के सारे ये बनाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो कितनी सारी बॉडीज हैं, कितनी सारी बॉडीज हैं, 3 बॉडीज हैं, जिसमें से एक तो है सबसे मेन रेगुलेटर, उसका नाम है क्या, आरबीआई। और उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा है, आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, जो एडवाइस देने का काम करेगा, चाहे वो हो टेक्निकल एडवाइस, चाहे वो हो कौन सी, लीगल एडवाइस। ओके, थर्ड है एनआईबीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं हम लोग थिंक टैंक। ये प्लानिंग कमीशन इसे ही कहते हैं, इसमें ही काम होता है सारा का सारा। जितने भी प्लान्स बनेंगे सारे के सारे इंडिया में, वो कौन बनाएगा, प्लानिंग कमीशन बनाएगा। और अभी फिलहाल में इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा कुछ नया। अब देखो कुछ फेज चलते हैं, कुछ इवोल्यूशन होता है बैंक्स में। तो उसी तरह से ना बैंकिंग स्ट्रक्चर में इवोल्यूशन हुआ, लेकिन वो इवोल्यूशन हुआ 3 फेजेस में, 3 फेज में। ठीक है, अब 3 फेज में कैसे 3 फेज थे। एक तो आया 1770 से लेकर 1969 तक, एक आया 1969 से लेकर 1991 तक, और उसके बाद आया 1991 से लेकर एट प्रेजेंट तक। अभी भी चल रहे हैं, थर्ड फेज अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हुई, इसमें कुछ चीजें हुई, और इसमें कुछ चीजें हुई। तो याद कर सकते हैं, देखो ये वाला तो आपको याद रहेगा, मैं बताऊंगा क्यों। एक तो देखो यहीं पे आ गया, ये 1969 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। दूसरा अभी फेज में बहुत सब तगड़ा सबसे बड़ा चेंज कह लो कि यहां पे हुआ था। ठीक है, फिर यहां पे भी सबसे बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि यहां पे आपको याद हो तो एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो हम ये भी याद रहेगा, और एट प्रेजेंट तो याद करने की नीड ही नहीं है। तो तीनों फेजेस के हमें अगर सन पूछ ले, कोई ईयर्स पूछ ले, तो हमें पता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज है 1770 से लेकर 1969 तक, सेकंड फेज है 1969 से लेकर 1991 तक, और थर्ड फेज है 1991 से लेकर एट प्रेजेंट तक। ओके जी, ओके। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में क्या था, फर्स्ट फेज को कहते हैं हम लोग क्या, इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ था 1770 से लेके 1969 तक चला था। क्लियर। फिर उसके बाद आया 1969 से लेके 1991 तक, जिसे कहते हैं नेशनलाइजेशन स्टेज, और उसके बाद 1991 से लेके अभी तक चलता आ रहा है, इसे कहते हैं रिफॉर्मिंग स्टेज। अब सुनो थोड़ी सी पहले बात, एक तो होते हैं पब्लिक बैंक्स, और एक होते हैं नेशनलाइजेशन या नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पब्लिक बैंक तो वो बैंक्स हैं जो शुरू से ही, ध्यान से सुनो इस बात को, बड़ा
छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन है डिफरेंस इसमें, ध्यान सुनना। जो शुरू से ही गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, जो शुरू से गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, वो कौन से बैंक हैं? पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक का मतलब ये नहीं कि जो पब्लिक चला रही है, लोग चला रहे हैं, नहीं। पब्लिक बैंक का मतलब है जो गवर्नमेंट चला रहा है, जिसमें मैक्सिमम शेयर, मेजोरिटी शेयर किसका है? गवर्नमेंट का है, तो उसे कहेंगे पब्लिक शेयर। जो शुरू से ही, पैदा होते ही गवर्नमेंट का बच्चा था वो, मतलब गवर्नमेंट का बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, दूसरे होते हैं सौतेले बच्चे। सौतेले बच्चे मतलब कि है तो किसी और का, लेकिन पाल लेगी गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होता था कि वो शुरुआत में तो था प्राइवेट बैंक। शुरुआत में होगा प्राइवेट बैंक, मतलब पैदा तो किसी और के घर में हुआ है, लेकिन बेचारा अनाथ हो गया, अब इसे पालेगी कौन? गवर्नमेंट। अब इस बैंक को बना दिया गया, कौन सा बैंक? पब्लिक बैंक। कौन सा बैंक? पब्लिक बैंक। तो इतना सा फर्क है, पब्लिक बैंक तो वो बैंक होगा जो शुरू से ही गवर्नमेंट का बैंक है, और नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक होगा जो शुरू में तो था प्राइवेट बैंक, लेकिन उसे बना दिया गया, उसके मेजोरिटी शेयर्स खरीद के बना दिया गया क्या? उसे पब्लिक बैंक। ठीक है, तो पब्लिक बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक है तो दोनों के दोनों थोड़े से मतलब सेम ही, बैंक्स तो दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन नेशनलाइज्ड का मतलब अलग है और पब्लिक का मतलब अलग है। अब सुनो थोड़ी सी कहानी बढ़िया वाली, ठीक है, पहले सुन लो, उसके बाद ये सारा चीज जो लिखा हुआ है ना, इसके बाद नोट कर लेना, पहले आराम से बैठ के तसल्ली से सुन लो कि चल क्या रहा था सिस्टम। ठीक है, देखो, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कौन आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना, जिसके आने के बाद थोड़ा सा हलचल मचा, और उसके बाद फिर जो है इंडिया पे कब्जा होना शुरू हुआ। अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ना बहुत सारा जो है मसालों का ट्रेड हो रहा था, और वो बहुत सारा मसालों का ट्रेड होता कहां से था? उस वक्त ऐसे एयरप्लेन वगैरह तो थे नहीं, है ना, एयरप्लेन्स तो थे नहीं इतने, या ये कह लो जो अपने पास ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो जो बंदरगाह होते हैं, जो अपने इसके समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होते हैं, वहां पे आके उन चीजों का एक्सपोर्ट या उन चीजों का इंपोर्ट होता था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना 3 बैंक्स बनवा दिए वहां पर कि जी ये जितना आता है जाता है सारा का सारा ब्यौरा रखेंगे, तो यहाँ बैंक्स रहेगा, तो यहीं से पैसा लेंगे, यहीं से पैसा दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तो 3 बैंक्स कौन से बनवाए? एक तो बनवाया जी बे ऑफ बंगाल, कहां पे? बंगाल में एक बनवाया, सॉरी बे ऑफ कह रहा हूं, बैंक ऑफ बंगाल, तो वो बनवाया बंगाल में। दूसरा बनवाया बैंक ऑफ बॉम्बे, बंबई में मतलब मुंबई में। और तीसरा बनवाया बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास में। ठीक है, अब मद्रास, ये तीनों कहां थे? ये तीनों थे बंदरगाह पे। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका, पहले तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये याद हो गया। अब देखो थोड़ी सी ना चीज है, 6 40 43, 6 40 43, 6 40 43, 6 40 43, है ना, 6 40 43। तो अपन इसको हिंदी में ऐसे तुक सा बन रहा है थोड़ा सा, तो हिंदी में ऐसे तुक सा बन जाते हैं ना, तो 6 40 और 43, 6 40 43, 6 40 43, तो इस तरह से याद हो जाएगा। तो कितने बैंक्स बनाए गए? बैंक्स बनाए गए 3, एक बनाया गया बंगाल में, एक बनाया गया मद्रास में, और एक बनाया गया बॉम्बे में। तो कैसे सीक्वेंस? बंगाल, पहले बंगाल में, फिर बॉम्बे में, और फिर मद्रास में। तो 6 40 43 में बनाया गया। अब इन्हें कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक, क्योंकि ना ये प्रेसिडेंसी एरिया में थे। अभी प्रेसिडेंसी एरिया कौन सा होता है? प्रेसिडेंसी एरिया वो वाला एरिया होता है जहां पे बिजनेस सबसे ज्यादा हो रहा है या ट्रेड सबसे ज्यादा हो रहा है, जहां पर सारा का सारा पैसा मतलब सामान आ रहा है, जहां से सामान जा रहा है, मतलब एक प्रेसिडेंसी एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पे सारा का सारा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे का सारा सिस्टम इस तरह चल रहा था। अब धीरे धीरे चीजें चलती गई, तो इनको ना एक ऐसा लगा कि यार इस इंडिया में ना, जो ये इंडिया कंट्री है, इस इंडिया में ना एक कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक होना जरूरी है, किसी भी चीज का बाप होना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेगुलेटर होगा तो कुछ आनाकानी कम करेगा। मान लो ये जो बंगाल वाले, बॉम्बे वाले, मद्रास वाले, मान लो ये अंग्रेजों का पैसा छुपा जाते, खा लेते, तो अंग्रेजों को तो नुकसान था। तो अंग्रेज कहते यार ये ना हमारे साथ तो गलत हो रहा है, जबकि गलत खुद कर रहे थे, इंडिया में आके इंडिया को लूट रहे थे, और कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कहते हैं हम ये नहीं होने देते, हम ना कुछ नया बनाते हैं, हम ना सेंट्रल बैंक बनाते हैं। इस इंडिया के पास तो बैंक है नहीं, इंडिया को कमजोर समझ रहे थे, तो इन्होंने बना दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि हम ना एक बैंक जो बना रहे हैं ना, उस बैंक को हम लोग सेंट्रल बैंक नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे क्वाशी सेंट्रल बैंक। क्या कहेंगे? क्वाशी सेंट्रल बैंक। क्वाशी का मतलब होता है कि होगा तो सेंट्रल बैंक वाला है, होगा तो सेंट्रल बैंक ही, लेकिन पूरी तरह नहीं होगा, मतलब उसे पावर्स देंगे लेकिन वो सेंट्रल बैंक पूरी तरह नहीं होगा, आधा अधूरा होगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया
प्रेसिडेंसी बैंक को ना मिला दिया गया, प्रेसिडेंसी बैंक को मिला दिया गया और प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के 1921 में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ना एक जेएम केन्स थे, जेएम केन्स। ठीक है, इनका नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी तो इनका नाम सुना होगा। इनकी रिकमेंडेशन के बेस पे इसे बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। तो हुआ क्या, प्रेसिडेंसी बैंक थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से? तीन बैंक थे। कौन कौन से? बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। बनाया कब? 640-43 में। इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके बना दिया गया क्या? एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया? 1921 में बनाया गया। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कहते हैं अभी सेंट्रल बैंक मतलब आया नहीं है, लेकिन उस टाइम तक जब थोड़ा और आगे बढ़ते गए तो आरबीआई आ गया था। आरबीआई आएगा, थोड़ी कहानी ना ध्यान समझना ताकि रिलेट कर सकोगे जब आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, आरबीआई कब आया? आरबीआई कब आया? आरबीआई जी 1934 में, है ना, 1934 में। लेकिन इस वक्त इसके बाद तक क्या हुआ था? इसके बाद तक तो ये इंपीरियल बैंक तो थोड़ा सा भी चल रहा था, सिस्टम था, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जी हमने एक बैंक बनाए थे, इस बैंक का नाम चेंज कर देते, क्योंकि उसके बाद तो क्या हुआ था? देश आजाद हो गया। देश कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, इन्होंने उसके बाद इस बैंक का नाम रख के क्या बनाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आज के टाइम जिस बैंक का नाम आप जानते हो, इसका नाम, पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो? आज के टाइम का एसबीआई का नाम पुराना क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1921 में बनाया गया था और ये तीनों बैंक का मर्ज करके बनाया गया था। ऐसा था। ठीक है, अच्छा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बनाया, ये बनाया कब? तो ये बनाया था 1955 में। कब बनाया? 1955 में इसे, और 1956 में इसे नेशनलाइज कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने पास 3 बैंक्स थे, उन 3 बैंक्स को मर्ज किया गया, बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये तीनों थे प्राइवेट बैंक। इसे 1955 में एसबीआई बनाया और एसबीआई को 1956 में क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब प्राइवेट से पब्लिक बना दिया गया, प्राइवेट से पब्लिक बना दिया। तो इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि नेशनलाइज और पब्लिक में फर्क क्या है। ठीक है, तो हुआ क्या? प्रेसिडेंसी बैंक से एसबीआई बना दिया गया। ठीक है, तो यहां तक सिर्फ यहीं तक की अभी कहानी हुई अपनी। अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो। अब क्या हुआ? 1960 आया, 1960 आया, जहां पे एसबीआई तो था ही था, प्लस में उसके 7 एसोसिएट्स बनवा दिए, 7 एसोसिएट जो उसके हेल्प करेंगे काम करने में। ठीक है, जब 7 एसोसिएट्स बनाए तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद बारी आई 7 एसोसिएट्स में 2 बैंक्स की। अब 2 बैंक्स क्या, कौन कौन से? 2 बैंक्स कौन कौन से? एक तो था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यहीं से 2 बैंक निकालो, यहीं से 2 बैंक निकालो। एक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। चलो आगे थोड़ा यहां पे आते हैं, ये रहा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। अभी ये बीच में छोड़ दिया, क्यों छोड़ा भी बताऊंगा, जब सब पूरा रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इसे 2008 में इसे क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? एसबीआई में मर्ज कर दिया। इसे 2008 में और इसे 2010 में एसबीआई में मर्ज कर दिया। इसका मतलब 2010 में एसबीआई प्लस में 5 एसोसिएट रह गई, पहले थी 7। 2008 में एक बैंक को, कौन सा बैंक? बैंक ऑफ सौराष्ट्र को, और दूसरा बैंक 2010 में बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मर्ज करने के बाद बचे कितने? सिर्फ 5 एसोसिएट बचे। ठीक है जी, अब थोड़ी सी और सुनो, थोड़ा सा और सुनो तसल्ली से, इसलिए कॉपी पेन छुड़वा दिया तुम्हारा, थोड़ा तसल्ली से सुनो, उसके बाद दोबारा कॉपी पेन उठाना। ठीक है, हुआ क्या? दोबारा सुनो। पहले हुआ प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक को बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से बनाया गया एसबीआई को 1955 में, इधर से बनाया गया 1960 में एसबीआई प्लस में उसके 7 एसोसिएट्स। 7 एसोसिएट्स बनाने के बाद यहां पर 2008 में क्या हुआ? इसे और 2010 में बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर दिया गया एसबीआई के साथ। लेकिन इनके बीच में ना 2 चीजें और हुई थी, और सबसे बड़ी चीज हुई थी, हमने पढ़ा था नेशनलाइजेशन फेज। ये नेशनलाइजेशन फेज ये हुआ 1969 में और 1980 में। 14 बैंक्स का और 6 बैंक्स का, 14 बैंक्स का और 6 बैंक्स का, 14 छोटे छोटे बैंक्स को मर्ज किया गया, सॉरी नेशनलाइज किया गया, और यहाँ पे 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो ये कौन सा फेज था? नेशनलाइजेशन फेज था, जहां पे 1969 में 14 बैंक्स को और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। अब जी 1980 के बाद क्या कोई नेशनलाइज नहीं हुआ? जी हाँ,
कभी भी नेशनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक थी, पब्लिक का मतलब यहाँ पे लोग है, लोग इनके अगेंस्ट हो गए कि जी मेरी बात सुनो, हम मेहनत करते हैं, हम प्राइवेट बैंक इतनी मुश्किल से खड़ा करते हैं, आप आते हो मुंह उठा के और हम अपना हमारे बैंक को आप अपना बैंक बना के चले जाते हो, ये तो गलत बात है। हमारी सारी मेहनत गई, जितना प्रॉफिट हमने कमाया था आप ले गए, जितनी फेस वैल्यू हमने कमाई थी वो आप ले गए, ये तो गलत बात है। लोग ऑफेंड, लोग तगड़े ऑफेंड हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सुनाया, बहुत समझाया, गवर्नमेंट फिर धीरे धीरे मानने लगी और 1980 में कह दिया गया कि आज के बाद इंडिया में कोई भी बैंक नेशनलाइज नहीं होगा। लेकिन सर अभी हमने सुना था कि वो जिस तरह पीएनबी है, ओबीसी है, इनको ऐसे थोड़ा सा किया गया, तो जी वो मर्ज करा गया था, उसे नेशनलाइज नहीं किया गया। अब जो होता है, अब वो मर्जर होता है, अब मर्ज किए जाते हैं बैंक्स को, अब नेशनलाइज कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो इस स्लाइड पे लिखी गई सारी बात हमने पढ़ ली, सिर्फ एक बात को छोड़ के। तो अभी एक बार फिर से रिवाइज मैं कराऊंगा ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। देखो स्किप मत करो, बार बार स्किप मत करो, चीजें आपके लिए हैं, तो पढ़ोगे थोड़ा समझोगे तो अच्छा रहेगा, 2-4 बार पढ़ो समझ में आ जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहां से बना? प्रेजेंसी बैंक से बना। इसे बनाया गया एसबीआई, एसबीआई के बाद 7 एसोसिएट्स बनाई गई, 7 एसोसिएट्स बनाई तो उसके बीच में 2 आ गई थी यहाँ पे। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फिर बात थोड़ी और आगे बढ़ी, 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को और यहाँ पर 2010 में बैंक ऑफ इंदौर को नेशनलाइज मर्ज किया गया, किसके साथ? एसबीआई के साथ। तो अब मिला के क्या बात हुई थी? एसबीआई के 5 एसोसिएट्स रह गए थे, प्लस में एक बैंक था बीएमबी, बीएमबी भारतीय महिला बैंक। अब इस भारतीय महिला बैंक की एक मस्त कहानी है, सुनो। जब थी कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि जी हम करेंगे महिलाओं को इंडिपेंडेंट, हम करेंगे महिलाओं को इंडिपेंडेंट, इनको पैसा देंगे, इनको रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा, हाँ बैंक्स को कहा कि आप एक काम करो, इनको ना 1-1 करोड़ का आप कोलेटरल फ्री लोन दो। 100 करोड़ का इनको कहा था, तो उसमें कहा था कि आप 1 करोड़ का इनको ना, कांग्रेस गवर्नमेंट ने सभी बैंक्स को मिला के 100 करोड़ का लोन दिया, 100 करोड़ पैसे दिए थे, रुपए दिए थे, और कहा था कि आप हर वुमेन को 1 करोड़ का विदाउट सिक्योरिटी, समझ रहे हो, विदाउट सिक्योरिटी आप लोन दो, विदाउट सिक्योरिटी लोन दो। तो अब कौन मना करेगा भाई विदाउट सिक्योरिटी लोन? तो लोन लिया भी करते थे। तो बीएमबी में हुआ क्या? बीएमबी भारतीय महिला बैंक, इनके लिए एक बैंक खोला गया था महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, जिसमें औरतें आती थी, विमेन्स आती थी, और आने के बाद 1 करोड़ रुपए ले जाती थी, ले जाती थी, ले जाती थी, ले जाती थी और चली जाती थी, ले जाती थी, ले जाती थी, ले जाती थी और चली जाती थी। अब धीरे धीरे चेंज हुआ, दौर चेंज होने पे आया बीजेपी की गवर्नमेंट। बीजेपी की गवर्नमेंट में आए मोदी जी ने आके देखा कि यार ये बैंक बना एक भारतीय महिला बैंक, बड़ा अच्छा बैंक है यार, क्या काम कर रहे हैं, एक बार देखे तो सही। तो गए मोदी जी, इन्होंने देखा कि यार भारतीय महिला बैंक है, इन्होंने पूछा हाँ जी ऐसा ऐसा है। तो इनकी नजर पड़ी इस 1 करोड़ पे, मतलब 100 करोड़ पे। कहते जी आपको ना कांग्रेस गवर्नमेंट एक 100 करोड़ रुपए देके गई थी, क्या कर रहे हो? कहते हम तो जी वुमेन्स को दे रहे हैं, वुमेन्स 1 करोड़ ले तो जा रही है लेकिन दे के नहीं जा रही, अब हम उनसे रिकवर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो विदाउट सिक्योरिटी है, विदाउट सिक्योरिटी है। मोदी जी कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, मतलब कुछ अच्छा काम कर रही है जो औरतें हैं, अच्छा काम कर रही है? बैंक कहते हैं शायद अच्छा कर रही हो, है ना, शायद अच्छा कर रही हो। तो मोदी जी गए, मोदी जी ने जाके देखा तो यहाँ पे ना ऐसे ग्रुप बना हुआ था और यहाँ पे ऐसे औरतें थी, सारी की सारी औरतें थी, इनको लगा कुछ तगड़ा हो रहा होगा। तो मोदी जी ने एंट्री करी गेट में, और गेट में एंट्री करते देखा ये तो किट्टी पार्टी चल रही थी। मोदी जी हंस पागल हो गए, कहते हैं यार ये पैसों का किट्टी पार्टी कर रही है, क्या कर रहे हैं, किट्टी पार्टी कर रहे हैं। वापस आए मोदी जी, क्या भैया बंद करो, ना ना ना, ये जो 1 करोड़ देना था खत्म करो इसको, ये तो ले जा रहा जाके किट्टी पार्टियां कर रही हैं, इनको तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पैसा दिया गया था, ये किट्टी पार्टियां कर रही हैं, वहां ये रसगुल्ले खा रही हैं, वहां पे ये ऐसे डीजे पर नाच रही हैं, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। अब ये ना होने देंगे हम, ये अब ना होने देंगे। तो इन्होंने बीएमबी को करवा दिया बंद, भारतीय महिला बैंक को इन्होंने कह दिया कि जी आपका होलिया, जितनी औरतें इंडिपेंडेंट होनी थी होली आपने कर दी, इससे फालतू हम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे फालतू हमने इंडिपेंडेंट किया तो इंडिया डूब जाएगा। तो मोदी जी ने आके इस बैंक पे थोड़ी सी कार्रवाई करी कि जो 1-1 करोड़ ले जाके ये किट्टी पार्टियां कर रही थी ना, इस पे रोक लगाओ। तो मोदी जी ने इस पे रोक लगवाया, मतलब मोदी जी का मतलब यहाँ पे है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो सारी बात क्लियर हुई। हुआ क्या, शुरुआत कहां से हुई, देखो शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई,
इधर बैंक ऑफ कौन से, बंगाल से। कब आया 1806 में, 1806 में, 6 40 है ना। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, फिर एसबीआई बनाया, फिर एसबीआई के 7 एस्टेट बनाए, फिर यहाँ पे दो फेज में नेशनलाइज किया गया। 1969 में 14 बैंक्स को, 1980 में 6 बैंक्स को। फिर बात आई तो 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज किया गया, और 2010 में बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज किया गया एसबीआई के साथ। तो उसके बाद एसबीआई में रह गई सिर्फ और सिर्फ एसबीआई प्लस में 5 एसोसिएट्स, और रह गया था एक भारतीय महिला बैंक। इस भारतीय महिला बैंक की कहानी फिर आगे जाके खत्म हुई। अब आगे जाके कैसे खत्म हुई अभी देख लेते हैं। तो हुआ क्या, 2017 से पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, जिसमें से थे कितने नेशनलाइज्ड बैंक थे, कितने 19 बैंक। 6 थे ये एसबीआई, एक प्लस में 5 एसोसिएट्स ये थे, ये भी हम देखते हैं। और 2 थे आईडीबीआई और एक था बीएमबी, भारतीय महिला बैंक। इसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर 27 पीएसयूज थे या पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। कितने थे, 27, ठीक है। बस याद रखना डाटा। अब इसकी थोड़ी कहानी और सुनते जाओ, अभी लिखना मत, सुनते जाओ, ठीक है। फिर हुआ क्या, 2017 को थोड़ा सा काम करना शुरू किया। तो काम करना क्या शुरू किया, 1/4/2017 से 21 पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिए गए। किया क्या, 19 तो ये हो गए, और जो ये थे 5 एसोसिएट्स, इन 5 एसोसिएट्स को भी एसबीआई में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मर्ज क्या कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2017 में। तो एक तो हुआ था 2008 में, दूसरा हुआ 2010 में, और बाकी जो 5 बचे हुए थे वो हुए 2017 में। 1/4/2017 को इन 5 एसोसिएट्स को एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया। तो ये कुल मिला के अब सिर्फ एक बैंक रह गया, है ना। तो एक बैंक हो गया एसबीआई, और एक था ये बीएमबी। और मैंने बताया कि बीएमबी में वो जो बेचारी किट्टी पार्टियां कर रही थी, उनका काम खत्म करा गया, इस बैंक को बंद करा गया कि जितनी इंडिपेंडेंट बनानी थी आपने बना ली, अब नहीं हो पाएगा, अब हमसे ना आ पाएगा, अब हमने इंडिपेंडेंट हम अपने तरीके से बनाएंगे। तो इंडिपेंडेंट बनाया गया नोटबंदी करके, ठीक है। आगे बढ़े तो इसे बंद कर दिया गया। तो इस तरफ भी रह गया सिर्फ एक बैंक आईडीबीआई। तो टोटल कितने हुए, 21। 19 तो नेशनलाइज्ड बैंक्स, 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स, और एक यहाँ पे एक एसबीआई और एक आईडीबीआई। सर ये 19 कैसे, 2 फेज में हुआ था ना। एक तो हुआ 1969 में 14 बैंक्स का, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज, और 1980 में अपने 6 बैंक्स को नेशनलाइज। तो 14 और 6 तो 20 हुए, हाँ 14 और 6 20 हुए। लेकिन यहाँ पे ना एक बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को भी मर्ज कर दिया गया था, किसमें कर दिया गया था, पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो कुल मिला के बैंक्स कितने हुए, 19 हो गए, है ना। तो हुआ क्या, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया, 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, हो गए नेशनलाइज बैंक कितने, 20। अब इसमें से अब एक बैंक था, कौन सा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मर्ज कर दिया गया, नेशनलाइज नहीं किया, मर्ज कर दिया गया, किसमें, पीएनबी में। तो 20 में से एक चला गया, कितने हुए, 19 हो गए। इधर से 5 एसोसिएट्स को एसबीआई के, और इधर से एक बीएमबी को किसमें मर्ज कर दिया गया। इसे खत्म करने का मतलब ये था कि इसे खत्म करने का मतलब ये था कि इसे खत्म नहीं करना, मतलब बंद नहीं करना, इसे बंद करके यहाँ पे लेके आना है। तो एसबीआई में इसे मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे रह गए 19, यहाँ रह गया 1, और यहाँ रह गया 1। तो 19 और 1 20, और 1 21। तो टोटल पीएस 20 कितने रह गए, 1/4/2017 की बात चल रही है अभी तो 22 में पहुंच गया, चलते रहो। तो 21। अब हुई 1/4/2017 के बाद की बात। अभी हुआ क्या, इसमें 21 जनवरी 2019 को मेजोरिटी शेयर ले लिए गए, किसके, आईडीबीआई के। किसने एक्वायर किए, एलआईसी ने। तो एलआईसी ने एक्वायर कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जी ये हुआ कि जो आईडीबीआई है वो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया। तो 14 मार्च 2019 को आईडीबीआई को प्राइवेट सेक्टर का बैंक घोषित कर दिया गया। तो जो यहाँ पे बेचारा ये वाला आईडीबीआई था, ये अब क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये अब पीएसयू में तो नहीं रहा। तो टोटल बैंक कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। तो 21 जनवरी 2019 को मेजोरिटी शेयर किसने लिए, मेजोरिटी शेयर आईडीबीआई की किसने ले लिए, एलआईसी ने ले लिए, और आरबीआई ने इसे 1 मार्च 2019 को प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब आपने एक बैंक सुना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक, एक तो था विजय बैंक और एक था देना बैंक।
दो बैंक थे, एक तो था विजय बैंक और एक था देना बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब कितने बैंक्स रह गए, पहले यहाँ पे तो कितने हो गए थे 20, उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पे कितने हो गए थे 19 ये वाले, ठीक है, और उसके बाद ये दो बैंक, तो एक यहाँ से गया 18 और ये एक यहाँ से गया 17, तो टोटल कितने 17 बैंक, और एक कितना रह गया एसबीआई, तो 17 तो है नेशनलाइज्ड बैंक, एक है एसबीआई, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हुए 18 हुए, कब तक 2019 तक। आप थोड़ा और आगे बढ़ो, तो 1/4/2020 को 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, किसमें 4 एंकर बैंक, एंकर बैंक मतलब जो बड़े बैंक थे, जो बड़े बैंक थे, ठीक है जी। 1/4/2020 को 6 बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, मर्ज किया गया, नेशनलाइज्ड नहीं किया, क्योंकि नेशनलाइज्ड को लिए मना कर दिया गया था 1980 में ही, ओके। तो कौन कौन से थे, एक तो सिंडिकेट बैंक था, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया, अलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया, ओबीसी को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, ठीक है जी, ओके जी। इसके बाद क्या हुआ, अब प्रेजेंट की बात करें तो कितने हुए 17 - 6 बोलो तो 11, 6 कौन से, ये वाले 6 है ना, इनमें क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो 6 भी खत्म, थे कितने 19 पहले थे, एक यहां से चला गया, एक यहां से चला गया, हो कितने बच गए 17, और 17 में से 6 फिर से चले गए, कितने रह गए 11 रह गए, और एक तो एसबीआई था ही था। अच्छा सर ये टोटल तो 12 है ना, पीएसबी, हाँ पीएसबी अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक तो 12 है, सर ये एक अलग क्यों लिखा है, फिर डायरेक्ट लिख दो, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखते क्योंकि आरबीआई जो है वो इसको अलग और इसको अलग मान के चलता है, ये है जिसकी पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा, मतलब ये कह लो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, मतलब कि बिगेस्ट बैंक हुआ आपका एसबीआई, क्या हुआ, बिगेस्ट बैंक हुआ आपका एसबीआई, है ना। तो ये तो है क्या, पीएसबी, मतलब बन गया अलग से, दोनों के दोनों ना, ये भी नेशनलाइज ये भी नेशनलाइज, इसे नेशनलाइज कब किया गया 1956 में नेशनलाइज किया गया, 1956 में नेशनलाइज किया गया, कैसे, वो पहले एसबीआई बनाया था, है ना, 1955 में तीनों इंपीरियल बैंक को चेंज करके, नाम चेंज करके, उसके बाद 1956 में से नेशनलाइज किया गया, तो लिखते बस इसे अलग है दोनों के दोनों क्या पीएसबी, ठीक है, 11 वो और एक ये। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट में आपके पास नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, तो कितने बताओगे 11 बैंक, और अगर पूछ ले कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं तो कितने बताओगे 12 बताओगे, क्लियर है। चलिए जी, तो ये था आज का सिस्टम सारा का सारा, आज का लेक्चर सारा का सारा। एक बार नजर मार लेते हैं आज कुछ क्या कुछ कर लिया है, वैसे तो अभी पढ़ा है, काफी कुछ अभी पढ़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे कर लें, रिवाइज कर लें। तो बॉडीज थी 3, आरबीआई थी, आईबीए थी और एनआईबीएम थी। आरबीआई मेन रेगुलेटर था, आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन था जो एडवाइस देने का काम करता था, एनआईबीएम था थिंक टैंक है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। हुआ क्या कुछ शुरू, हिस्ट्री में क्या कुछ था, 1770 से ये सब शुरू हुआ था, 1770 से शुरू होने के बाद 1969 तक चला इंट्रोडक्शन स्टेज, 1969 से 1991 तक नेशनलाइजेशन स्टेज, और 1991 से लेके आज तक चलता आ रहा है रिफॉर्मिंग स्टेज। 3 बैंक्स बनाए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, 1806 में, 40 में और 43 में, 6 40 43 जिसे कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का असली नाम रखा गया, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेजों के हिसाब से नाम था, तो हमने कहा कि हम तो उनके नाम नहीं रखेंगे, हम रखेंगे अपने हिसाब से नाम, तो हमने रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का स्टेट बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद 1960 में 7 एसोसिएट्स इसकी खोली गई, उसके बाद 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद चलते चलते 2008 में पहुंचे तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में, और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ किसको, इंदौर को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो अब कितनी रहेगी एसबीआई प्लस में उसकी 5 एसोसिएट्स रह गई और एक था बीएमबी। तो अब इसके बाद बीएमबी को भी थोड़ा खत्म करना था, क्योंकि ये किटी पार्टी कर रही थी, किटी पार्टी करनी गलत बात है, ठीक है, मतलब करो लेकिन अपने पैसों से करो, बैंक के पैसे से नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद 2017 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जिसमें से नेशनलाइज्ड बैंक्स कितने हुए 19 हुए। अच्छा 19 कैसे, 20 तो वो थे
है ना। उसमें से एक कौन सा बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसे पीएनबी में मर्ज कर दिया गया था। तो कितने रह गए, 19 रह गए। फिर 6 ये थे, एक तो एसबीआई प्लस में उसके 5 एसोसिएट्स और एक आईडीबीआई प्लस में बीएमबी। फिर बीएमबी को और उसके 5 एसोसिएट्स को मिला के कर दिया गया एसबीआई में मर्ज। फिर कितने रह गए हमारे पास, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए थे। फिर उसमें से था क्या, 19 तो थे अपने नेशनलाइज बैंक, जिसमें उसके बाद एक था एसबीआई और उसके अलावा एक था कौन सा, आईडीबीआई। उसके बाद बात चले आगे, तो 21 जनवरी 2019 को आईडीबीआई के शेयर्स भी खरीद लिए गए। तो आईडीबीआई भी यहाँ से खत्म हो गया। ये अब पब्लिक सेक्टर बैंक ना रह के क्या बन गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया, जिसे 2019 में घोषित कर दिया गया। फिर एक बैंक था विजय बैंक और दूसरा बैंक था देना बैंक, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। और अब उसके बाद कितने रह गए थे पब्लिक सेक्टर बैंक में, 17 और एक एसबीआई। ठीक है जी। उसके बाद बात आगे करें तो 2020 में घोषित किया गया और क्या कहा कि हम लोग 6 बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं, बड़े बैंक में 6 छोटे बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं। बड़े बैंक तो छोटा बैंक सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक को पीएनबी में, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो अब के टाइम में अगर कोई पूछ ले कि कितने बैंक हैं आपके पास नेशनलाइज, तो कितने होंगे, 11 होंगे। और अगर एक क्या होगा, एसबीआई। और अगर पीएसबी पूछ ले पब्लिक सेक्टर बैंक, तो कितना बताओगे, टोटल 12 बताओगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कितनी देर हो गई है अपने को, 36 मिनट हुआ, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ो। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, मैंने बताया कि फर्स्ट फेज कब आया, 70 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था, 70 से शुरू हुआ था। हमने देखा था 70 से क्यों हुआ, क्योंकि पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया था 70 में, और ये है फर्स्ट फेज। एंड नेक्स्ट बैंक द बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया, 1786 में। फिर उसके बाद 1806 में, 40 में और 43 में। तो 643 में बनाया गया, जिसे बाद में प्रेसिडेंसी बैंक कहते हैं। और 1921 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसमें जो था क्या, प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक था। इसके बाद क्या किया गया, इसमें बीच में 1865 में इलाहाबाद बैंक हो गया, 94 में काफी सारे आए, 1906 में 13 में ही काफी सारे बैंक्स आते गए। कोई दिक्कत नहीं, हमने इतनी याद करने की नीड नहीं है। उसके बाद हम लोग आ देते हैं यहाँ पर The Banking Companies Act 1949, which was later changed to Banking Regulation Act 1949 as per amending Act 1965। तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। तो ये एक बार आप पढ़ते रहना, बस इसमें अपने को जो मेन चीजें याद करनी है मैंने आपको बता दिया। एक तो है 70 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया, 1806 में 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया। ठीक है, उसके बाद 1955 में 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, बोल तो एसबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। और 1960 में एसबीआई के 7 एसोसिएट्स को यहां पर बनाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट फेज हुआ हमारा क्लियर। अब सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज में 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। सर 14 बैंक्स कौन से, बड़े बड़े नहीं, 14 बैंक्स छोटे छोटे। कौन से, छोटे छोटे। अभी 14 बैंक्स कौन कौन से थे, 14 बैंक्स कौन कौन से थे, और वो जो 6 बैंक्स थे वो कौन कौन से थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें ना हुआ क्या था, इनमें ना 51% जो शेयर था, 51% शेयर्स ये ना गवर्नमेंट ने ले लिया था। नेशनलाइज करना मतलब प्राइवेट से पब्लिक बना देना। तो पब्लिक बनाएगी तो कैसे, मेजोरिटी शेयर, तो मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा शेयर, मतलब 51% शेयर जो है इन्होंने ले लिया था। तो क्या हुआ था, मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी कहाँ की, इंडिया की, इन्होंने क्या कर दिया, 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स इन कंट्री वाज नेशनलाइज कर दिया गया। सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वाज कैरिड इन 1980, जिसमें 7 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। और द स्टेप ब्रॉट 80% ऑफ बैंकिंग सेगमेंट इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप। तो उस टाइम की 80% की जो बैंकिंग सिस्टम था वो किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। अच्छा, ये किया क्यों, नेशनलाइज किया क्यों, नेशनलाइज यूं क्यों, ये इसलिए किया क्योंकि पहले थे क्या, प्राइवेट बैंक। लोग डरते थे, लोग जो है वो डरते थे कि जी हम लोग प्राइवेट लोगों को पैसा देंगे, ये भाग गए तो हमारा पैसा डूब जाएगा, पहले ही कंगाली है, पहले ही गरीब है हम लोग। तो गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, हम करेंगे नेशनलाइज। हम क्या करेंगे, नेशनलाइज करेंगे। हम बनाएंगे किसका, पब्लिक बैंक बनाएंगे, जिसपे जो होगा किसका, गवर्नमेंट का बैंक, जिसमें 51% शेयर होगी गवर्नमेंट की। अब इन पब्लिक बैंक्स पे क्या होगा, लोगों का भरोसा होगा, लोगों का भरोसा होगा, और इस भरोसे के बेस पे लोग यहाँ पर पैसा जमा करेंगे और बैंकिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजबूत होगा, इनके पास पैसा आएगा। इसलिए इन्होंने नेशनलाइज फेज चलाया। और
80% जो है पूरे बैंकिंग सेगमेंट का वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। ठीक है, तो हुआ क्या, 1949 में क्या हुआ था, एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। मैंने आपको बताया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया जो बैंक्स के ऊपर लगता है। फिर उसके बाद 1955 में, ये मेन डेट्स हैं, इनको याद कर लेना, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, 1955 में नेशनलाइजेशन किया गया एसबीआई की सब्सिडरीज को, 1969 में 1960 में सब्सिडीज भी आई थी, वो भी याद करना है। 61 में इंश्योरेंस कवर दिया गया एक्सटेंडेड टू डिपॉजिट्स को। 69 में 14 बैंक्स को मर्ज इसको नेशनलाइज किया गया। कौन से 14 बैंक्स को, जिनकी कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़, जिसमें डिपॉजिट कितना था, 50 करोड़ का। और उसके बाद 71 में क्रिएशन किया गया क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का, इतना को याद करने की नीड नहीं है। 75 में रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए, इनके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया जिनकी डिपॉजिट कितने थे, जिसमें 200 करोड़ डिपॉजिट थे। तो कुल मिला के अगर इनमें बात करें तो सबसे मेन कौन से हैं, सबसे मेन एक तो है ये 1949 वाला, एक है ये 1955 वाला, उसके बाद एक है अपने पास 1960 वाला और एक है 1980 वाला। इसके बीच में 1960 वाला भी आता है जहां पे 7 एसोसिएट्स को बनाया गया था, किसकी, एसबीआई की 7 एसोसिएट्स को। अब यहाँ पे याद ये करना है कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। कौन से बैंक्स को, जिसमें डिपॉजिट कितना पड़ा था, 50 करोड़ का। और यहाँ पे 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया जिनका डिपॉजिट कितना पड़ा था, 200 करोड़ का पड़ा था। फिर कहता है आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक द ब्रांचेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया रोज मतलब बढ़ाना या फिर राइज करना, ठीक है, इंक्रीज करना टू अप्रोक्सीमेटली 800% इन डिपॉजिट्स। नेशनलाइज करने के बाद 800% बढ़ गया, समझ रहे हो, मतलब लोगों को भरोसा ही नहीं था प्राइवेट बैंक्स पे, पब्लिक बैंक पे भरोसा था, तो इसलिए नेशनलाइज भी किया गया था। तो 800% डिपॉजिट वहां पे बढ़ गया, एडवांस देना बढ़िया हो गया। यहाँ पे टू के ह्यूज जंप टू 11,000% से हुआ। बैंकिंग इज द सनशाइन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप गेव द पब्लिक इम्प्लिसिट फेथ एंड इमेंस कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस जगाया गया लोगों का और यहाँ पे पैसा भरमार आया, गवर्नमेंट के पास पैसा भरमार आया, मतलब लोगों ने यहाँ पे पैसा जमा करना शुरू किया, लोगों ने बैंक्स के ऊपर, बैंकिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर भरोसा जताना शुरू किया गया। ठीक है, तो आज का था ये अपना लेक्चर। कैसा लगा आपको लेक्चर, प्लीज कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट अच्छे करिए, नहीं लगा तो कमेंट बुरे करिए। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, नहीं लगी तो डिसलाइक करो, नो प्रॉब्लम। और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लोगों को बताने के लिए कि हाँ बैंक्स होते क्या है, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे कैसे बैंक की हिस्ट्री आई थी। ठीक है, और बैंकिंग हम लोग जल्दी जो है खत्म कर देंगे। और कंटिन्यू बने रहिएगा, रेगुलर में रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा और जेआरएफ आप पा सकेंगे। ठीक है जी, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। और इस लोगो के थ्रू, ये लोगो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, किस नाम से, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं। पेपर 1 पूरा करवाया हुआ है इसी चैनल पर, आप वीडियोस भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ है वो। और उसके अलावा न्यू जो रेगुलर की नोटिफिकेशंस है, अपडेशंस है, वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।